आप जानते हैं क्या तस्वीर है? यह भूख की तस्वीर है। यह गजा की तस्वीर है दोस्तों। क्या आप जानते हैं हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ गजा तक पहुंचने वाली मदद जो है वो कम होती जा रही है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगस्त में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहां पर जितनी राहत सामग्री पहुंची थी, अब अक्टूबर में आते आते राहत सामग्री न के बराबर हो गई है। यह चेतावनी कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र दे रहा है। खतरा यह है कि इस वक्त 10 लाख लोग गजा में 10 लाख लोग जो हैं वो भुखमरी की कगार पर हैं। एक तरफ इतना बड़ा मानवीय संकट जिसकी मैं चर्चा आगे जाकर करूंगा, और दूसरी तरफ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध, एक परमाणु टकराव के मुहाने पर। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस्राएल कुछ भी ऐसा करने की सोचे भी नहीं, प्रयास भी नहीं करे, वरना उसके ऐसे खतरनाक परिणाम होंगे कि दुनिया के मानचित्र से इस्राएल खत्म हो जाएगा। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस वक्त ईरान में जबरदस्त तनाव है, जबरदस्त टेंशन है। ईरान मध्य पूर्व में अपने तमाम देशों के साथ मंत्रणा कर रहा है कि कहीं इस्राएल उसके परमाणु ठिकानों या फिर उसके तेल के ठिकानों पर हमला ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा तेल का संकट पैदा हो सकता है और इसकी लपटें भारत तक पहुंच सकती हैं। यह बात अलग है दोस्तों कि ईरान में जो सड़क पर रहने वाला इंसान है, जो आम इंसान है, वो इस्राएल को चेतावनी दे रहा है। CNN ने ईरान में जो लोग हैं उनसे बात की और वहां से यह आवाज आ रही है जहां पर लोग सीधी चेतावनी दे रहे हैं इस्राएल को कि बाज आओ, और अगर तुमने ईरान पर हमला किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया के मानचित्र से इस्राएल गायब हो जाएगा। सुनिए वहां से किस तरह की आवाजें उठकर आ रही हैं। They will see a very harsh response from the IRGC, the army and the people of Iran. Be sure that this will happen. Israel has experienced this before, and if they repeat this experience, they will definitely be destroyed. They are brutally overseeing the bloodshed of innocent children which is taking place, and both America and Israel have a share in this crime. They should overthrow the leadership of their countries. मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस वक्त ईरान में जबरदस्त तनाव है। वो तनाव क्या है उसकी चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे, मगर इस्राएल बेकाबू होता जा रहा है दोस्तों। याद कीजिए कल ही मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के 2 अधिकारियों पर हमला बोल दिया है इस्राएल ने, जिसमें इंडोनेशिया के 2 नागरिक घायल हो गए थे। कई पश्चिमी देशों ने इस पर चिंता जतलाई थी, मगर इस्राएल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और हमला हुआ है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 2 और अधिकारी जो हैं वो घायल हो गए हैं। इस बार ये 2 अधिकारी श्रीलंका के नागरिक हैं। इसको लेकर क्या खबरें सामने उभर कर आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राएल से लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपर्स पर गोलीबारी बंद करने के लिए कहा है। पिछले 48 घंटों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपर्स पर गोलीबारी की 2 घटनाएं सामने आई हैं। शुक्रवार को इस्राएली सेना IDF ने कहा कि इस घटना के लिए उनके ही सैनिक जिम्मेदार हैं। गोलीबारी की घटना के दौरान लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल के 2 श्रीलंकाई सैनिक घायल हो गए हैं। IDF के मुताबिक नाकाउरा में यूनिफिल बेस के पास काम कर रहे इस्राएली सैनिकों ने खतरे का अंदेशा होने पर गोली चलाई थी। हालांकि इस्राएली सेना का कहना है कि इस पूरी घटना की गहनता से जांच की जाएगी। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि फ्रांस, इटली, स्पेन, ये तमाम जो देश हैं इसकी आलोचना कर चुके हैं। अमेरिका अब तक नर्म था, अब अमेरिका ने भी इसकी आलोचना की है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने इस पर सख्त ऐतराज जो है वो जतलाया है, क्योंकि उसके अपने 2 नागरिक, 2 सैनिक जो हैं वो घायल हो गए हैं। मगर ये क्या साबित कर रहा है दोस्तों? ये साबित कर रहा है कि इस्राएल पूरी तरह से बेकाबू है। ये मत सोचिए कि इस वक्त सिर्फ गजा से इस तरह की तस्वीर सामने उभर कर आ रही है। भुखमरी की इस तरह की तस्वीरें इस्राएल से कोई तस्वीरें सामने उभर कर नहीं आ रही। मगर यह मत भूलिए कि इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल की अर्थव्यवस्था किस तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। वहां पर कई नागरिक देश छोड़ने को मजबूर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त शालीनता की तमाम हदों को पार कर चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं। उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है।
दुनिया खात्मे की कगार पर आ सकता है, एक परमाणु टकराव के कगार पर आ सकता है, मगर उनका अपना देश हर गुजरते लम्हे के साथ बर्बाद हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर 2 हमले हो चुके हैं, 48 घंटों में 2 हमले। इससे क्या साबित होता है दोस्तों? इस्राइल बेकाबू हो चुका है। इससे यह भी साबित होता है कि इस्राइल अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। साफ तौर पर दोस्तों, अमेरिका के दोहरे मापदंड सामने उभर कर आ रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि CNN, अल जजीरा और BBC से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक मैं आपको इस मुद्दे पर क्या क्या बतला सकता हूं। सबसे पहले दोस्तों, खाड़ी में अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जिसमें शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतार, ये लगातार अमेरिका से संवाद जारी रख रहे हैं। और इस संवाद का क्या मकसद है? इस संवाद का यह मकसद है कि ये देश अमेरिका को बता रहे हैं कि आप इस्राइल पर काबू पाइए, क्योंकि अगर इस्राइल ईरान के परमाणु ठिकानों या फिर तेल ठिकानों पर हमला करता है तो सिर्फ मध्यपूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया में इतना बड़ा आर्थिक संकट आएगा कि भारत जैसे देश इसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह चेतावनी उन्होंने अपने देशों के लिए दी है, मगर मैं एक भारतीय पत्रकार होने के नाते इसकी गंभीरता को समझता हूं। इसके अलावा दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका का जो इस्राइल पर कंट्रोल है वो खत्म होता जा रहा है, और इसकी 2 मिसालें सामने उभर कर आई हैं। सबसे पहले, अब तक लेबनान पर इस्राइली हमले में 1400 से 2000 लोग मारे जा चुके हैं। इस आंकड़े को देखिए दोस्तों, 1400 से 2000 लोग, ये वो आंकड़ा है लेबनान में मारे गए लोगों का आंकड़ा। जिस तरह से इस्राइल ने लेबनान पर हमला शुरू किया है ना, इसमें अमेरिकी सहमति भी नहीं है। अमेरिका उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर इस्राइल उसे नहीं सुन रहा है। यह पहली मिसाल है जो प्रमाणित करता है कि इस्राइल पर अमेरिकी प्रभाव बुरी तरह से खत्म हो रहा है। दूसरी मिसाल याद कीजिएगा दोस्तों, हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर हमला करने के लिए इस्राइल ने एक बड़ा हमला किया था। और हमला क्या था? इस्राइल उनके पेजर्स और उनके फोन्स को हैक कर रहा था और उसे एक बॉम्ब में तब्दील कर रहा था। और ऐसे करीब 1000 धमाके हुए, जिसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स और कई बेकसूर नागरिक भी मारे गए। अमेरिका इस बात को लेकर नाराज है। और क्या आप जानते हैं कि इस्राइल ने इस घटना को अंजाम दिया और इसमें अमेरिका की रजामंदी नहीं थी। इस्राइल ने यहां कितना खतरनाक काम किया है आप सोच भी नहीं सकते। इस्राइल ने दुनिया भर के जो तानाशाह हैं, दुनिया भर के जो ऐसे देश हैं जहां के शासक तानाशाही से काम करते हैं, उन्हें एक टूल किट दे दिया है, उन्हें एक सोच प्रदान कर दी है। अगर आपको अपने विरोधियों पर निशाना साधना है तो उनके फोन को हैक कीजिए, उनके पेजर्स को हैक कीजिए, उसे बॉम्ब में तब्दील कीजिए और धमाका, नतीजा आसानी से उनकी मौत। आपको किसी ड्रोन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है किसी को मौत के घाट उतारने के लिए। आप सिर्फ उनके फोन को हैक कीजिए, उसे बॉम्ब में तब्दील कीजिए और उन्हें मौत के घाट उतार दीजिए। इस्राइल की यह चाल कितनी खतरनाक है और दुनिया में उसने कितनी गलत मिसाल कायम की है, इसे हम आने वाले दिनों में महसूस करने वाले हैं, जब दुनिया भर की जो तानाशाही सरकारें हैं वो अपने विरोधियों को इसी तरह से निशाने पर लेंगे। इस्राइल किस तरह से अमेरिका के काबू में नहीं रहा, उसकी एक और मिसाल। अब तक उसने अमेरिका को यह भरोसा नहीं दिलाया है या भरोसा नहीं दिया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। यह भरोसा नहीं दिलाया दोस्तों। लगातार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इस्राइल से संपर्क में हैं, मगर इस्राइल ने ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक अरसे से इस्राइल जो है वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की सोच रहा है। कई सालों से इसकी योजना बना रहा है और अब तो वहां के रक्षा मंत्री से लेकर खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि आने वाले दिनों में ईरान पर ऐसा हमला होगा कि ईरान के होश फाख्ता हो जाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज से नहीं, एक अरसे से इस्राइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की कोशिश करता रहा है। 2 मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। याद कीजिएगा, निहायत ही रहस्यमय तरीके से ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं
उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। इन तमाम हत्याओं के पीछे इस्राएल की मोसाद का हाथ होता है। और फिर इस वायरस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, इसे कहते हैं स्टक्सनेट वायरस। फिर से देखिए, इसे कहते हैं स्टक्सनेट वायरस। आप जानते हैं स्टक्सनेट वायरस क्या है? ईरान का नाथैंस परमाणु ठिकाना है। क्या है? नाथैंस परमाणु ठिकाना। वहां पर इस्राएल ने स्टक्सनेट वायरस का इस्तेमाल किया था। यानी कि इस्राएल एक लंबे अरसे से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है, और उसकी वजह भी साफ है। जब ईरान अपने लिए एक परमाणु बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसके निशाने पर इस्राएल था। देखिए दोस्तों, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। हर वो देश जो परमाणु बॉम्ब बनाता है ना, उस परमाणु बॉम्ब का एक लक्ष्य होता है। मसलन जब सबसे पहली बार परमाणु बॉम्ब बनाया गया था 1940 में, जिसका इस्तेमाल जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था, उसका मकसद क्या था? अमेरिका ने वो परमाणु बॉम्ब क्यों बनाया था? क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उससे पहले जर्मनी परमाणु बॉम्ब ना बना ले, क्योंकि अगर जर्मनी परमाणु बॉम्ब बना लेता तो उसका इस्तेमाल ब्रिटेन या अमेरिका पर करता। इसीलिए अमेरिका ने जल्द से जल्द वो परमाणु बॉम्ब बना लिया था, और उसके निशाने पर था जर्मनी। मगर जर्मनी उससे पहले ही विश्व युद्ध 2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। जापान तब भी सक्रिय था, और जापान को खामोश करने के लिए अमेरिका ने जापान पर इस्तेमाल किया परमाणु बॉम्ब, और उसके बाद एक होड़ लग गई परमाणु बॉम्ब्स की दो देशों के बीच, क्योंकि आरंभ हो चुका था शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। पूर्व सोवियत यूनियन और अमेरिका परमाणु बॉम्ब बनाने लगे। दुनिया कई बार एक परमाणु ठिकाने के मुहाने पर भी पहुंची, दस्तक भी सुनाई दी। ऐसे कई मौके आए जहां अमेरिका और रूस, या कहा जाए अमेरिका और पूर्व सोवियत यूनियन, एक दूसरे पर परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई परमाणु बॉम्ब बनाया जाता है उसका एक मकसद होता है। मसलन भारत और पाकिस्तान। भारत ने क्यों परमाणु बॉम्ब बनाया? क्योंकि उसके जहन में चाइना और पाकिस्तान से आने वाला खतरा था। पाकिस्तान ने क्यों परमाणु बॉम्ब बनाया? क्योंकि उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ भारत था। उसी तरह से जब ईरान ने अपना परमाणु बॉम्ब बनाया, क्योंकि वो एक अनाधिकारिक परमाणु शक्ति है, ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसने पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना की मदद से जब परमाणु बॉम्ब बनाया तो उसके जहन में इस्राएल का खतरा था। तो एक तरफ हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया खात्मे की कगार पर है, एक परमाणु टकराव की कगार पर है, क्योंकि यह पहले वाला जमाना नहीं रहा दोस्तों। अगर एक परमाणु हमला एक तरफ हुआ तो जवाबी हमला भी होगा, और उसके बाद यह कहां पर रुकेगा हम नहीं जानते हैं। और जैसे मैं लगातार बता रहा हूं, इस वक्त देश बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भुखमरी की तस्वीर मैं आपको बार बार बतला रहा हूं, और आप जानते हैं गजा में हालात बहुत गंभीर हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अगस्त में उत्तरी गजा में 700 ट्रक पहुंचे थे जिसमें खाने का सामान था। इस आंकड़े को देखिए, उत्तरी गजा तक करीब 700 ट्रक पहुंचे थे जिसमें खाने का सामान था। सितंबर में आते आते 700 का आंकड़ा 400 पर पहुंच जाता है। और क्या आप जानते हैं, अक्टूबर में अब तक गजा में एक भी ट्रक नहीं पहुंचा। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब साफ है, गजा भुखमरी की कगार पर है। उत्तरी गजा में इस वक्त 10 लाख लोगों तक खाने का कोई सामान नहीं पहुंच रहा है। इस्राएल लगातार हमले कर रहा है दोस्तों, लगातार। कई हजारों बेकसूर नागरिक मारे गए हैं, जिसमें हमास के आतंकवादी भी हैं, मगर बेकसूर नागरिक भी मारे गए हैं। लगातार लोग मर रहे हैं, भुखमरी की कगार पर है। और यह मत सोचिए दोस्तों, इस्राएल में यह सब नहीं हो रहा है। इस्राएल की तस्वीरें दुनिया तक नहीं पहुंच रही हैं। गजा की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेबनान की तस्वीरें आपके सामने हैं। लेबनान में इतना बड़ा शरणार्थी संकट है, इतना बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़ी तादाद में लोग लेबनान से सीरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पहले से ही हालात खराब हैं। अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो आपको अंदाजा नहीं है इंसानियत किस तरह से तार-तार हो जाएगी। और उसके जवाब में अगर कोई हमला होता है तो यह मत सोचिएगा कि यह एक पारंपरिक हमला होगा।
यह एक बहुत ही खतरनाक हमला होगा जिसकी कीमत इंसानियत कई सालों तक चुकाती रहेगी। या कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि कीमत चुकाने के लिए भी इंसानियत ही ना बचे। मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।